हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। नाजरीन, जैसे कि आप सबका फीडबैक, आप सबके कमेंट्स हम रोज़ पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी कि हम किसी ऐसी डॉक्टर को बुलाएं जो कि बता सकती हैं कि आईवीएफ इक्सी का असल प्रोसीजर क्या है, जो ये बता सके कि ड्यूरिंग योर टाइम ऑफ द मंथ, हर फीमेल की जब मैं बात करती हूँ तो उस टाइम ऑफ द मंथ में जो आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जो आपके मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं, और उस दौरान आप क्या यूज़ करें, किस तरह से अपनी हाइजीन का ख्याल रखें और किस तरह से आप अपने आप को मैनेज करें। इसके अलावा जब बात करते हैं गायनी की, जब बात करते हैं और भी बहुत से मसलों की, जब बात करते हैं शादी की, जब बात करते हैं निकाह मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स की, जब बात करते हैं बेबी डिलीवरी की, जब बात करते हैं 9 मंथ्स प्रेगनेंसी की, तो इसमें बहुत से ऐसे सवालात हैं जो कि 2025 में भी अब तक हल नहीं हो सके। उनका सिर्फ एक ही हल है कि हम आपको अवेयरनेस के ज़रिए बताइए, हम आपको आगाह करें इस पॉडकास्ट, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो चलिए आइए, आपको मिलवाऊंगी आज डॉक्टर सबीना हक से। शी इज़ लेप्रोस्कोपिक hysteroscopic surgeon. She is associate professor obs and gynae. She is also expert in IVF and ICSI. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम बुशरा, थैंक कैसी यू। हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट एंड थैंक यू थैंक यू वेरी फॉर टेकिंग मच। आउट योर प्रेशियस टाइम। आपसे मिलने के लिए हम सब बहुत बेताब थे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन थे जो कि पाइल अप हो चुके हैं नाजरीन की जानब से भी, तो हमने चाहा कि अब फाइनली एक पॉडकास्ट ऐसा रख लिया जाए जो कि इन्फॉर्मेटिव हो। जी। सो कटिंग टू द चेज, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि सिंस यू आर एन आईवीएफ एंड इक्सी एक्सपर्ट, आईवीएफ और इक्सी का प्रोसीजर क्या होता है, और अगर एक नॉर्मल मैरिड कपल जो कंसीव नहीं कर पा रहा, वो कितनी देर बाद ये फैसला करे कि वो आईवीएफ और इक्सी की तरफ जाए? बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है बुशरा। जी। इसमें कोई टाइम लैप्स हम डिसाइड नहीं कर सकते कि जी इतना टाइम गुजर जाए। अगर शादी के फ़ौरन बाद वैसे तो मैं कहती हूँ कि शादी से पहले ही मेल को अपना स्पर्म देखना चाहिए सीमन एनालिसिस के ज़रिए कि स्पर्म काउंट कितना है। अगर उसका स्पर्म काउंट इस काबिल नहीं है कि वो नॉर्मल तरीके से बीवी को प्रेग्नेंट कर सके, तो मेरा ख़्याल है शादी के फ़ौरन बाद ही इक्सी आईवीएफ की तरफ चला जाना चाहिए। क्योंकि अगर उसका काउंट 1 टू 2 मिलियन है या 0.5 मिलियन है, तो वो किसी तौर पे कंसीव नहीं कर सकता वो कपल। तो उनको तो स्ट्रेट अवे दे शुड गो फॉर आईवीएफ एंड इक्सी। यानी ये 2-3 महीने बाद भी हो सकता है, 4-5 महीने बाद भी हो एग्ज़ैक्टली, सकता है शादी के। एग्ज़ैक्टली। लेकिन आपने स्पर्म काउंट की बात की, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या इसमें कोई मेल की साइड से इश्यूज़ आ रहे होते हैं या फीमेल साइड से भी होते हैं? आईवीएफ की तरफ हम कब जाते हैं? जब मेल के स्पर्म काउंट काउंट का इश्यू होता है, या बेटे फीमेल में भी कुछ? ज़्यादातर ये मेल के काउंट की कमी की वजह से होता है। अच्छा, रियली? कई दफ़ा ओके। एज़ोस्पर्मिक मेल होते हैं, उनके सीमन में एक भी स्पर्म नहीं होता। ठीक। फिर हम क्या करते हैं कि हम उस मेल की सर्जरी करके हम टेस्टिकल या एपिडिडमस जहाँ स्पर्म स्टोर होते हैं प्रोडक्शन के बाद, हम वहाँ से थोड़े से स्पर्म्स लेके और उसके साथ हम एम्ब्रियो बनाते हैं जिसको बीज कह सकते हैं आप जी, उर्दू में। जी। और फिर हम वो राइट। बीज इनडायरेक्ट रास्ते से इनटू द यूट्रस हम थ्रू वजाइना वो डाल देते हैं और वहाँ पे फिर वो एंड दैट्स बीज इफेक्टिव। इट ग्रोज इनटू अ बेबी। एंड फिर दैट्स वो दैट्स इफेक्टिव यस स्ट्रेटजी। या ऑलराइट। क्योंकि सीमन में तो कोई स्पर्म ही नहीं है, वो प्रेगनेंसी तो कर ही नहीं सकता नॉर्मल कॉपुलेशन के साथ। लेकिन हाउ डू यू गेट टू नो राइट आफ्टर गेटिंग मैरिड इन अ कपल ऑफ 2 or 3 months, एज पर यू सेड, कि अगर स्पर्म काउंट कम है, सो हाउ कैन यू evaluate और एनालाइज थ्रू, मतलब द फॉर्मेशन ऑफ अ मैन, और क्या क्या नहीं किस तरह बेटे से? फिजिकली तो क्योंकि कोई मेरे डिफेक्ट ख्याल नहीं से होगा। पाकिस्तानी सोसाइटी में तो ये नोशन है कि आप मर्द से पहले औरत का जो है इलाज करवाते हैं बिल्कुल, अगर वो यही तो कंसीव नहीं कर मसला है पाती। कि होता ये है कि जब 2-3 महीने में प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो बड़ी बूढ़ियाँ या हस्बैंड खुद सिर्फ़ बीवी को जाके चेकअप कराते हैं। राइट। अच्छा, अब ये कन्फ्यूज़ करते हैं, सेक्सुअल एक्ट परफ़ॉर्म करना इज़ डिफरेंट, जो सीमन है, जो फ्लूइड है, उसमें स्पर्म्स प्रेग्नेंट करने के हैं कि नहीं, वो एक मुख्तलिफ बात है। आप सेक्सुअली परफ़ॉर्म कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली, लेकिन हो सकता है आपके सीमन में कोई भी स्पर्म ना हो और एनीबडी आप कैन प्रेग्नेंट ना कर सेक्सुअली सकें। परफॉर्म, मतलब कोर्स, एनीवन कैन। लेकिन कोर्स, इसका इस बात से कोई अंदाजा नहीं ताल्लुक लगा नहीं है। सकते कि इसमें यस, स्पर्म काउंट है या नहीं। यस। तो ठीक। इस बात से कि अगर वो सेक्सुअली सही परफ़ॉर्म कर रहा है, तो उनके घर वाले कहते हैं, "जी, ये तो बिल्कुल ठीक है, राइट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं जी। है।" अगर इरेक्टाइल डिसऑर्डर है, फिर उनके ज़हन में आता है कि शायद कोई प्रॉब्लम है और ये प्रेगनेंसी नहीं हो रही। लेकिन इरेक्टाइल डिसऑर्डर में भी हम अगर उसके सीमन चेक करते हैं, तो उसमें नॉर्मल स्पर्म्स होते हैं। उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा वॉश करके क्योंकि वो खुद सेक्सुअली परफ़ॉर्म नहीं कर सकता, तो हम स्पर्म्स को अक्सर वॉश करके रख देते हैं यूट्रस में
या अगर हम यूट्रस में नहीं रखते उनके पास, या किसी डॉक्टर के पास अगर स्पेशलाइज्ड लैब नहीं है आईयूआई का सैंपल बनाने के लिए, तो वो पूरा का पूरा सीमन का जो सैंपल होता है उसको पोस्टीरियर वजाइनल फॉर्निक्स में डिपॉजिट कर देते ठीक हो गया। हैं। जी। तो ये बताइए कोई सिम्पटम्स हैं जिससे मालूम हो सके, जिससे हम ये एनालाइज़ कर सकें कि इस मर्द में या इस मेल में स्पर्म काउंट की कमी है, राइट फ्रॉम द स्टार्ट? नो, क्या कुछ बॉडी सिम्पटम्स ऐसे होते हैं? नो, या जो ओबेसिटी होती है या जो ज़्यादा लीन है, कुछ भी ऐसा नहीं, आपको कुछ भी नहीं ऐसा आइडिया हो नहीं, सकता? सिर्फ एक बात हो सकती है कि हो सकता है उसकी पैदाइश के बाद उसके टेस्टिकल्स जो हैं वो बॉडी से नीचे स्क्रोटल सैक में नहीं आए, क्योंकि जो टेस्टिकल्स और ओवरीज हैं वो बॉडी के सेंटर में जहाँ किडनीज होती हैं ना, राइट, वहाँ डेवलप होना शुरू होते हैं बच्चे में। ठीक। उसके बाद जब वो डेवलप हो जाते हैं फिर वो डिसेंड करते हैं नीचे, ट्रैवल डाउन टू द ट्रेवल डाउन ठीक, टू द पेल्विस, ऑलराइट, ओवरीज वहीं रुक जाती हैं। ओवरीज के एग्स हाई टेम्परेचर में उनको कुछ नहीं होता, तो वो बॉडी में ही रहती हैं अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से, नेचर की तरफ से। जो टेस्टिकल्स हैं उनको हाई टेम्परेचर किल कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो कुदरत उनको बाहर एक सैक, जिसको हम स्क्रोटल सैक कहते हैं, वो डिसेंड करके तो वो उसके अंदर आ जाते हैं, और वो लो टेम्परेचर उनके लिए चाहिए होता है स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए। अगर न्यूबॉर्न मेल के स्क्रोटल सैक्स को माँ पैल्पेट करके देखे और राइट, उसके अंदर वो बॉल्स उसको फील ना हो, जी। फौरन डॉक्टर के पास जाएं, और क्योंकि कुछ सालों ठीक, में वो हाई टेम्परेचर में वो फिर टोटली खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद सर्जरी करके अगर हम उनको स्क्रोटल सैक में भी लेके आए तो वो स्पर्म उस बनाने तरह के से काबिल नहीं काबिल नहीं रहते। रहते। तो एक ये सिर्फ एक साइन है, न्यूबॉर्न बच्चा या मेल उसने किसी को बताया नहीं, या उसकी माँ इतनी नाइव थी या या शायद बेवकूफ ही थी हाँ जी, कि उसने बताया ही नहीं, चेक ही नहीं किया, कि वो समझती रही कि शायद यही नॉर्मल है। तो अगर उसको फ़ील हो रहा है इधर इंग्वाइनल कैनाल में उसके ऊपर कोई टेस्टिकल फ़ील हो रहा है, फ़ौरन जाएँ डॉक्टर के पास। ठीक है, अगर वो सैक्स एम्प्टी हैं, फ़ौरन जाएँ डॉक्टर के पास। राइट, कई बार ये होता है कि मेल की शादी हो गई है और उसके स्क्रोटल सैक्स एम्प्टी हैं, और जब सीमन एनालिसिस किया तो उसमें 0 स्पर्म है, और जब डॉक्टर ने उसको पैल्पेट किया है और देखा है कि स्क्रोटल सैक में तो बॉल्स ही नहीं है, टेस्टिकल्स ही नहीं है, तो राइट। उससे पूछा तो उसने कहा जी ये तो कभी भी मुझे फ़ील नहीं हुए। तो दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग। सो आई थिंक जिस तरह आपने कहा कि न्यूबॉर्न बेबीज़ जो पैदा होते हैं, बेबी जी, बॉयज़, जी। तो उनको उसी 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 वक़्त चेक वक़्त, करना चाहिए या यस, उसी ये वक़्त। माँओं का काम है, राइट? माँओं का काम है, बाप ठीक, का भी काम है ठीक, कि वो देखे कि मेरे बच्चे बिल्कुल के जो पेरेंट्स का काम है। बॉल्स हैं वो उसकी सही जगह पे हैं कि नहीं। ठीक है एंड इसको दैट्स रियली लोग इम्पोर्टेंट। उसको लोग ईज़ी लेते हैं कि जी, ओ जी अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर वो हाई टेम्परेचर में पेट में कुछ साल रह गए तो फिर उनको बेशक आप नीचे डिसेक्ट इट्स करके टोटली ले आएँ, फ्यूटाइल, राइट? इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ये आपने बहुत बेहतरीन बात बताई है कि जब किसी के घर में बेटा पैदा हो तो वह स्टार्ट में ही ये चीज़ें ज़रूर चेक करें बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ बॉडी और इससे शर्माने वाली कोई बात नहीं है। मूविंग ऑन, जब बात करते हैं फीमेल्स की, फॉर एग्जांपल अगर जो मेल का बॉडी सिस्टम है, फॉर्मेशन है सिस्टम की, ऑर्गन्स की बिल्कुल ठीक है, और फीमेल में अगर कोई इश्यूज हैं तो वो किस तरह से पता चल सकते हैं? कोई सिम्टम्स है? मेरा सिम्टम्स पूछने का मकसद ये है कि हम लोग राइट फ्रॉम द स्टार्ट वी कैन निप द इविल इन द बड, ताकि आईवीएफ की जरूरत ना पड़े, कोई जो नॉर्मल इलाज है वो हो सके और आप नेचुरली कंसीव कर सके। हाउ वुड यू गेट टू नो कि फीमेल में कोई इशू है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपके चैनल और इस पॉडकास्ट के थ्रू बच्चियों को एजुकेट करना चाहती हूँ जिनके यहाँ जी, औलाद नई मतलब देव गॉट अ न्यू बॉर्न गर्ल। राइट, ठीक है, अब एक बच्ची पैदा हुई है जी, तो माँ को चाहिए कि उसके सारे ऑरिफिसेस चेक करे कि वो इंटैक्ट हैं। पैदाइश के फ़ौरन बाद अगर वो किसी डॉक्टर से मिल लेंगे और पीडियाट्रिशियन को दिखाएँगे, तो वो उसका एनल ओरिफिस, उसका वेजाइनल ओरिफिस, उसका यूरेथ्रा, उसके हर ओरिफिस को वो चेक कर लेंगे। एक सीएचडी भी होता है, कंजेनिटल हिप डिसलोकेशन, एक एड्रीनल हाइपरप्लेजिया होता है, कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, उसको भी हम उसी वक़्त डायग्नोज़ कर सकते हैं। पैदाइश पे बच्ची को मेंस्ट्रुएट हो सकता है माँ के हार्मोन्स के अंडर, वो डर जाती हैं बच्चियाँ कि ये न्यूबॉर्न क्यों मेंस्ट्रुएट कर रही है, तो वो 10-12 दिनों में एंड वो सेटल डाउन हो, दैट्स दैट्स नॉर्मल, नॉर्मल, ऑल दैट इज़ राइट, नॉर्मल। ऑल राइट, जब उसका लिवर अभी 15 दिन में डेवलप होगा, वो सारे हार्मोन्स को एक्सक्रीट करेगा, उसके बॉडी में हार्मोन्स कम हो जाएँगे बच्ची के, तो ये कभी भी नहीं होगा फिर, जब तक कि वो खुद एडल्ट नहीं हो जाती। तो ये बातें माँओं को पता होना बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, उसके बाद अब आपको मैं एक और बात बताती हूँ। एक तो जैसे हमारे कुरान ए पाक है, जी, उसके अंदर मेंशन्ड है कि टेस्टिकल्स यहाँ पे डेवलप होते हैं, ठीक है? और वो उसमें
बयान है कि खनकता हुआ पानी जो कि पसलियों के पास से निकलता है। तो हाउ वुड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो सो मेनी इयर्स बैक के टेस्टिकल्स यहाँ डेवलप होती जी। हैं। तो ओवरीज भी यहीं डेवलप होती हैं और नीचे आती हैं। लेकिन यूट्रस जो है, यूट्रस कैसे डेवलप होता है? बच्ची के पेट में 2 नॉब्स बनते हैं मीज़ोडर्म के, और वो यूट्रस के होता है, टिश्यू होता है। वो फिर आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता सेंटर में पहुँचता है और वो दोनों जो मैसेज़ होते हैं वो जॉइन करके यूट्रस बनाते हैं। अगर ऑलराइट। माँ की डाइट में ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्ची की डेवलपमेंट को होने नहीं दे रही प्रॉपर, तो हमारे पास 2 सेपरेट यूट्रसेस होते हैं कई दफ़ा, कि वो मट्टी जो है, दोनों मैसेज जो है मीज़ोडर्म के, वो आपस में जॉइन नहीं किए और पूरे के पूरे 2 यूट्रसेस विद 2 माउथ्स एंड 2 वजाइनास हमारे पास आ सकती हैं। बॉडी के उस अंदर ही होते हैं। बॉडी के अंदर यूट्रस न्यूबॉर्न जो है वो बेबी। न्यूबॉर्न बेबी का, राइट, ठीक ओके। है? अब कब हमने बच्ची जब बड़ी हो ज़रा 9-10 इयर्स की हो, तो ज़रूर अल्ट्रासाउंड करके, क्योंकि हमें ये डेवलपमेंटल जो यूट्रस के प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। ऊपर से यूट्रस एक होता है, अंदर से 2 होते हैं, 1 माउथ या 2 माउथ होते हैं, टोटली सेपरेट ऊपर से होते हैं, नीचे से 1 माउथ होता है, यानी डिफरेंट सैंपल्स हमारे पास, डिफरेंट डिज़ाइन्स आते हैं, जिसमें के दोनों तरफ के जो यूट्राइन मैसेज हैं वो आपस में अगर पूरी तरह से जुड़ जाए, 1 यूट्रस, अगर ऊपर से नहीं जुड़ा, ऊपर से 2, नीचे से 1, तो कई तरह के यानी हमारे ये पास। पॉसिबिलिटीज़ है, ये चांसेस है कि अगर पैदाइश के वक़्त यूट्रस की सर्टेन जो पोज़ीशन है वो नहीं है, मतलब इम्बैलेंस्ड है, तो जब बच्ची 9 या 10 साल की हो तो उस वक़्त मुमकिन है कि आप उसकी सर्जरी के थ्रू उसको बैलेंस कर सकें, राइट? सर्जरी नहीं अभी हम प्लान करेंगे, हम ठीक है, सिर्फ अल्ट्रासाउंड करके डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक। ठीक है? मेरा माँओं को ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट पैगाम है कि अपनी बच्चियों को जब वो पहली बार मेंस्ट्रुएट करना शुरू हों, तो उनका एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लें। क्योंकि ओवरी में एग्स अल्लाह सुब्हान तआला डाल के भेजते हैं, ओवरी का साइज़ बड़ा ज़रूरी है, उसका ऑब्स्टेट्रिक करियर देखने के लिए कि कितनी उसको अल्लाह सुब्हान तआला ने एग्स दे के भेजा है। मेल के स्पर्म्स डेली नए बनते हैं, औरत के अंडे नहीं बनते, वो सिर्फ़ अल्लाह सुब्हान तआला उसको जो दे के भेजता है। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर्स आजकल बहुत हमारे सामने आ रहे बिल्कुल हैं। आ रहे हैं, उस हवाले से भी मैं आपसे पूछना हाँ, चाहूँगी। और इसलिए एक अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है, स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड व्हेन से। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, राइट? यस, कि इसके यूट्रसेस 2 तो नहीं हैं, 1 है, उसके अंदर सेप्टम तो नहीं है, ओवरीज़ के क्या हालात हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हैं। फिर जैसे मैंने कहा कि न्यूबॉर्न बच्ची का सारा कुछ चेक करवा के, और उस ये ड्यूटी है माँ और बाप की। ठीक। पैदाइश के वक़्त उनको देखें, उनके हार्मोनल कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, जुवेनाइल डायबिटीज़ तो नहीं है, जुवेनाइल हाइपोथायरायडिज़्म तो नहीं है, थायराइड उनका डेवलप्ड है, उनको उनका लुबलुबा या पैंक्रियाज़ डेवलप्ड है। ये सारी चीज़ें माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो न्यूबॉर्न के अंदर ये सब कुछ देख लें पहले से। जी। ठीक हो गया। ये बताएँ, जब बात करते हैं आईवीएफ और इक्सी की, अब नाउ हियर्स अ मैरिड कपल, जब वो आईवीएफ वगैरह करवाते हैं और उसके थ्रू एक बेबी आता है दुनिया में, तो क्या वो बेबी नॉर्मल होता है? यूजुअली लोगों का नोशन है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि ये भी रियलिटी है, ये भी ग्राउंड रियलिटी का हिस्सा है। दे थिंक कि अगर ये नॉर्मल प्रोसेस से नहीं हुआ बेबी और सर्टेन किसी आर्टिफिशियल प्रोसीजर के थ्रू हुआ है, सो देयर इज़ सम एम्बिग्विटी कि दोनों बच्चों में ज़मीन आसमान का कोई फ़र्क होगा। आप बताएँ, क्या ये सच है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में है, और इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो कहते हैं, हमारे पास आके कहते हैं, जी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ट्यूब मंगवाते हो ना, ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ जी, ਅਸੀਂ ट्यूब रखवानी है। दे एब्सोल्युटली डोंट हैव एनी कॉन्सेप्ट कि हो क्या रहा है। राइट, देखें, जैसे दिल में अगर कोई शरेयान बंद हो जाए, तो उसको एक बाईपास लगा देते हैं ना, यहाँ टांग से वो राइट। वेसल लेके, येस, तो येस, वो ट्रू। शरेयान जो है उसको बाईपास कर Goes देते हैं to कि the यहाँ yeah. पे खुली है, आगे खुली है, दरमियान में क्लॉट है, तो इन दोनों को जॉइन कर दें किसी जी, चीज से। एग्जैक्टली यही आईवीएफ का तरीका है। आईवीएफ का तरीका, अगर फर्ज करें ये यूट्रस है, ये 2 ट्यूब्स हैं, और इन ट्यूब के हाथों ने अंडा उठाना है, अंडा यूट्रस में ट्यूब के ज़रिए जाएगा ना। अगर दोनों ट्यूबें किसी प्रोसेस से, हमारे यहाँ टीबी बहुत है, अगर ये दोनों ट्यूबें टीबी से अफेक्टेड हैं और वो अंडा उठा ही नहीं सकती, तो हमने कहीं से तो बाईपास करके, यहाँ अंडा पड़ा है ओवरी में, ट्रू, हमने इस अंडे को यूट्रस में पहुँचाना है। तो जी, हम कहीं से बाईपास करेंगे ना उसको। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ट्यूब में ही मियाँ और बीवी के जरसूमों ने मिलना है और बीज बनाना है, जी, एम्ब्रियो बनाना है।
और वो एम्ब्रियो जाके फिर यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो अगर ट्यूबें बंद हैं और वो अंडा उठा ही नहीं सकते और वो दोनों का मिलाप ही नहीं हो रहा, मर्द के जर्म का और औरत के अंडे का, तो हम क्या करते हैं, हम अंडों को निकालते हैं, एक ट्यूब में हम मियाँ के स्पर्म्स, उसके ही हस्बैंड के स्पर्म को अंडे में डालते हैं, फिर हम उसको माहौल देते हैं माँ के पेट का लैब के अंदर। लैब में जब वो 2-3 दिन में बीज बन जाता है या एम्ब्रियो बन जाता है, तो हम नीचे से यूट्रस में रखते हैं। दैट इज़ ऑल। प्लेस इट इन दी प्लेस इट इन द फीमेल्स यूट्रस, यूट्रस। फीमेल्स यूट्रस। हम 4 दिन, सिर्फ 4 या 5 दिन वो अंडा और स्पर्म बॉडी से बाहर होते हैं। 5वें दिन हम माँ के यूट्रस में रख देते हैं और वो वहाँ वैसे ही डेवलप करता है जैसे एक नॉर्मल प्रेग्नेंट। हम सिर्फ बायपास करते हैं, जबरदस्त, ठीक है? जबरदस्त। और वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अभी जो सबसे पहली लुई ब्राउन बच्ची पैदा हुई थी, वो कल 47 इयर्स की हो गई है। उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, उसके नॉर्मल बच्चे कंसीव हुए हैं, उसने नॉर्मल तरीके से बच्चे पैदा किए हैं, नाइस, ठीक है? नाइस। तो इन जीती बच्चों में जागती एग्जाम्पल है। जी, लुई बिल्कुल। ब्राउन के नॉर्मल डिलीवर हुए ना हैं और शी इज नॉर्मली 47। शी इज़ 47, यूके में वो रहती है और वहाँ पे उसकी अम्मी फ़ौत हो गई हैं, लेस्ली ब्राउन, जो कि सबसे पहली आईवीएफ मदर थी। लेकिन नाइस। वो ज़िंदा हैं, उसके 4 या 3 बच्चे उसने नॉर्मली कंसीव किए हैं। शाहरुख खान ने भी अपना तीसरा बेटे, आई थिंक ही इज ऑल्सो अ टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, या तो वो जेंडर सिलेक्शन करना चाहते होंगे कि एक बेटा ही अब आ जाए, ऐसा भी या हो सकता है। कुछ, हाँ, बिल्कुल ऐसे हो सकता है। और आईवीएफ का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके जो मरूसी डिज़ीज़ेज़ होती हैं, जो बीमारियाँ होती हैं, हम जब मरूला की स्टेज पे वो पहुँचता है और उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है, यानी इनर सेल मास, बच्चे का हिस्सा अलग हो जाता है और प्लेसेंटल टिश्यू अलग हो जाता है, तो हम प्लेसेंटल जिसमें से प्लेसेंटा बनना है, हम उसमें से टीज़ करके लेज़र के साथ एक सेल उतार लेते हैं और उसको हम कहते हैं बायोप्सी। बायोप्सी फिर हम लैब में चेक करवाते हैं, उसमें हमें पता चल जाता है ये बेटा है कि बेटी है, उसमें कोई मरूसी बीमारियाँ, हम 21 बीमारियाँ चेक कर सकते हैं उसमें। और वो मरूसी बीमारियाँ चेक करके, जैसे ट्राइसोमी है, ये जैसे जिसको हम मंगोलिज़्म कहते हैं, बहुत सी डिज़ीज़ेज़ जो हैं वो उसमें डायग्नोज़ हो सकती हैं। ठीक, जबरदस्त। औरतों में जो मिसकैरेज होता है, कुछ तो रिपीटेड होता है। और अक्सर ये भी कहा जाता है कि अगर एक बार आपका मिसकैरेज हुआ तो अब नेक्स्ट जो कंसीव आप करेंगे वो बड़ा आसानी से हो जाता है। वो भी कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन कुछ का ऐसा होता है कि रिपीटेड मोड्स पर मिसकैरेज होता है, यूट्रस वीक हो जाता है और मिसकैरेज जो 3-4 महीने बाद होता है वो क्यों होता है? बेटे, ये आजकल बहुत कॉमन है और ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं पब्लिक को एजुकेट इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि वो फिर उस पे लेबल लग जाता है कि इसको अठरा है। अठरा जैसी कोई चीज़ दुनिया में एग्ज़िस्ट नहीं करती। ये तो नहीं हो सकता कि 18 का गाँव के एक हकीम को पता है और अमेरिका के साइंटिस्ट को नहीं पता, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सो देयर इज़ नथिंग लाइक 18। 18 को तो ज़हन से निकाल दें, ठीक है? उसके पास जाना छोड़ देते हैं लोग, उससे मिलना छोड़ देते हैं, शादियों पे नहीं बुलाते, न्यूबॉर्न बच्चों को मुबारकबाद वो औरत नहीं दे सकती अगर उसके 3-4 वो अबॉर्शंस हो एक जाएँ। एक एग्ज़ैक्टली लेबल लग जाता है उसके ऊपर। ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट। एग्ज़ैक्टली। जी, तो देखें, 2-3 वजहें हम मोटी-मोटी उसको डिफरेंशिएट कर जी सकते हैं। प्लीज़। या तो मुसाफिर में डिफेक्ट है, बेबी में शायद कंजेनिटली एबनॉर्मल बार-बार हो रहा है। कुदरत देख लेती है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, मैंने इसको आगे नहीं लेके जाना और मल्टीपल अबॉर्शंस होती रहती हैं। दूसरी बात, या उसका व्हीकल जो जिसमें वो सफ़र कर रहा है, वो ख़राब है, जैसे यूट्रस, उसको जो कैरी कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम है। नंबर 1, उसका माउथ जो है, उसकी शेप ऐसी हो सकती है, नॉर्मली ऐसी शेप होती है, पीयर की तरह। लेकिन अगर वो ऐसे है तो उसका माउथ थोड़ा-सा वीक है, उसको स्टिच लगाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये अबॉर्शन की वजह बन रही है, उसकी टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी अभी कंसीव ही किया और 6-7 वीक्स में उसकी प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो रही है, तो वो या तो बच्चा एब्नॉर्मल है या यूट्रस के जो ज़मीन है वो ख़राब है। अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्रॉस कर गया है, 12 हफ्ते के आगे जाके उसको 15-16 हफ्ते पे है, तो डेफ़िनेटली उसका माउथ वीक है, जिसमें से कि फ़ौरन वो मेम्ब्रेन रप्चर होती है, फ्लूइड आता है और बच्चा डिलीवर हो जाता है। तो ये 2-3 मुख्तलिफ वजह हैं। हमारे यहाँ अनडायग्नोज़्ड डायबिटीज़ में सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस बहुत होती हैं, तो माँ को देखना
पड़ेगा कि उसको माँ और बाप से कोई जेनेटिक्स में तो नहीं आ रही डायबिटीज़, और डायबिटीज़ जो है ये डायग्नोज करनी पड़ती है, ये आम टेस्टों में नहीं आती। ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस जो कि जीडीएम के नाम से इसको हम बुलाते हैं, ये हमल के दौरान होती है, प्रेगनेंसी के दौरान होती है, और जैसे ही प्रेगनेंसी एंड होती है ये ख़त्म हो जाती है, इट कैन नॉट बी डायग्नोज्ड। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हमें देख लेना चाहिए। उसके बाद यूट्रस के जो डिफेक्ट्स हैं उसके ऊपर हम आ जाते हैं। उसमें जैसे मैंने आपको बताया है बायकॉन्वेट यूट्रस, जो कि सही तरह जुड़ी नहीं है मट्टी और उसकी शेप खराब है। उसको हम, सिंस मैं एक हिस्टेरोस्कोपिक सर्जन हूँ, हिस्टर कहते हैं यूट्रस को, और हिस्टेरोस्कोपिक का मतलब ये है कि एक हिस्टेरोस्कोप होता है जो हम नीचे से यूट्रस में डालते हैं, बल्ब ऑन करते हैं, क्योंकि यूट्रस में तो अंधेरा होता है। फिर हम उसको थोड़ा सा इन्फ्लेट करते हैं नॉर्मल सेलाइन के साथ या ग्लाइसिन के साथ, और हमें सब कुछ नजर आना शुरू हो जाता है। हमें बायकॉन्वेट यूट्रस सेप्टम के साथ नजर आते हैं। फिर मैं लेजर के साथ या डायथमी नीडल के साथ आई कट दैट सेप्टम और हम उसको सीधा नीचे से कर देते हैं, तो वो जबरदस्त। शेप ठीक हो जाती है। फिर हमें ट्यूब्स के अंदर भी नजर आ रहा होता है कि कोई डिफेक्ट तो नहीं है, वहां से हम उसको निकाल देते हैं। कोई पॉलिप है, कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग फाइब्रॉइड है, वो भी हम नीचे से उसको निकाल देते हैं। तो ये भी वजह हैं। फिर आजकल बच्चियों का एक बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कि नॉर्मली यूट्रस ही खासा बड़ा हो रहा है, और दिस इज बिकॉज ऑफ हार्मोन डिसरप्टर्स जो कि सारा दिन हम फेस करते हैं। एक रिसर्च में एक अमेरिकन औरत सारे दिन में 43 टू 48 हार्मोन डिसरप्टर्स से उसका सामना होता ये है। कैसे हो जाता है? ये कैसे होता है? ये बताइए। स्टार्टिंग फ्रॉम टूथपेस्ट, हाँ जी। जो आपका ब्रश है वो नायलॉन का है, नायलॉन जो है वो ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक आपकी बॉडी में जाके जीनो ईस्ट्रोजन बन जाता है, आर्टिफिशियल ईस्ट्रोजन जो कि ओवेरियन ईस्ट्रोजन से स्ट्रॉन्ग है। फिर जो टूथपेस्ट है उसमें थैलेट्स और पैराबेन्स हैं। थैलेट्स और पैराबेन्स जो हैं ये फिर बॉडी में जाके जीनो ईस्ट्रोजन्स बनते हैं, और जीनो ईस्ट्रोजन्स फिर दोबारा जाके यूट्रस को बड़ा करना एंड शुरू दैट्स कर देते हैं। टॉक्सिक फॉर वेरी यूट्रस? टॉक्सिक, वेरी टॉक्सिक। एंडोमेट्रोसिस करता है, फाइब्रॉइड यूट्रस करता है, फिर उसके बाद परफ्यूम्स, लोशंस, आपके सारा मेकअप, लिपस्टिक्स, इनमें जो आपके केमिकल्स होते हैं ये जाते हैं स्किन के थ्रू आपके बॉडी के अंदर ट्रेवल करते हैं कोर्स एंड दैट हार्म्स यू, कोर्स यू राइट? इनहेल द ऑल स्मेल। राइट, ऑल ठीक राइट। है, इसमें थैलेट्स होते हैं और पैरा, जो भी खुशबू होगी उसमें थैलेट्स होंगे। So the names you are taking, thalids and parabens? पैराबेन्स। parabens, यानी कि ये जो दो हैं ये अगर किसी चीज में भी हैं तो हम उस चीज का इस्तेमाल ना करें। ये हर कॉस्मेटिक में है। ओह आई सी। पैराबेन्स डाले ऑलराइट। जाते हैं शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए। लिपस्टिक को अगर आप ओरिजिनल फॉर्म में शेल्फ पे रख दें, वो 3 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेगी, स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। राइट। पैराबेन्स डालते हैं शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए, थैलेट्स डालते हैं उसमें हल्की सी खुशबू डालने के लिए। ऑलराइट। तो ये थैलेट्स और पैराबेन्स जो हैं ये डेवास्टेटिंग है औरत की हेल्थ के लिए। एंड इट डायरेक्टली हार्म्स योर यूट्रस यूट्रस, ओवरीज, बोथ साइलेंटली, ऑफ देम। साइलेंटली। यस, क्योंकि ये हार्मोन्स है ना, जी जी। ये ईस्ट्रोजेनिक हार्मोन्स है, मोर स्ट्रॉन्ग देन द नॉर्मल ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज। और ये जो आर्टिफिशियली फिर आपको आपके यूट्रस में जा रहे हैं तो यूट्रस वो को फिर बड़ा करना शुरू कर देते ठीक हैं। ठीक इसको हम ठीक। कहते हैं एडिनोमायोसिस। आजकल एडिनोमायोसिस ज़्यादा, यूट्रसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास, मल्टीपल अबॉर्शंस। फिर हम उनको क्या करते हैं कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच पे जी। डालते हैं, जो कि ईस्ट्रोजन को उनकी बॉडी से ख़त्म करते हैं, और फिर यूट्रस जो है वो अपने नॉर्मल साइज पे आता है और फिर इनके अबॉर्शंस होने बंद हो जाते हैं। ठीक तो तो आप देयर आर मल्टीपल कॉजेज ऑफ हैबिचुअल अबॉर्शंस। वो राइट। देखना पड़ेगा कि, और 18 जैसी कोई चीज़ नहीं है, मैं बार-बार कह रही हूँ। थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो अबाउट इट। या ये बताएं जिस तरह आपने कहा कि अब कॉस्मेटिक्स में अगर थैलेट्स है या पैराबैन्स हैं तो आप उसका इस्तेमाल कम से कम करें। आई थिंक खवातीन जो है वो मेकअप का इस्तेमाल तो नहीं कर सकती कम, लेकिन टू सम एक्सटेंट दे कैन अवॉइड इट एज मच एज दे कैन। इसके अलावा क्या खाने पीने में भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं लेनी चाहिए? इसका इनटेक से भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मूड स्विंग्स आते हैं, आपका जो बॉडी फॉर्मेशन है वो अपसाइड डाउन होती है हार्मोन्स को लेके। बुशरा, जितनी भी पैकेट्स में या बॉटल्ड चीज़ें आती हैं उनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं। सो यू से नो टू इट, राइट? प्रिजर्वेटिव्स फिर जाके ज़ीनोएस्ट्रोजेंस ऑल बनाते हैं बॉडी राइट, में। ऑल राइट। सो यानी कि पैक्ड फूड, ऑल जंक फूड। पैकेटेड फूड्स, ऑल नकली मसाले, ओह उसमें केमिकल्स होते हैं, आपके टेस्ट बड्स को वो स्टिमुलेट करते हैं और वो मज़ेदार हो जाता है खाना। वो मसाले नहीं, घर में आप सही वाले मसाले पीसें
और वो इस्तेमाल करें। उसके बाद जो भी आप जैसे बने बनाए पिसे हुए लहसुन, पिसे हुए अदरक, उनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं। आप चिप्स का पैकेट ले लें, उसमें भी प्रिजर्वेटिव मतलब है। सब कुछ ऑर्गेनिक हो। और फिर आप ऑर्गेनिक और फिर प्लास्टिक की बोतलों में है। आप माइक्रो प्लास्टिक्स खा रहे हैं, आप बॉटल जो पानी की आती हैं बाहर पड़ी होती हैं, आप माइक्रो प्लास्टिक्स पी रहे हैं प्लास्टिक के ग्लासों में, थर्मोपोर में। फिर आप जो चॉपिंग बोर्ड्स हैं प्लास्टिक के, उनके अंदर आप माइक्रो प्लास्टिक्स खा रहे हैं। टी बैग्स के ऊपर गरम गरम पानी डाल के चाय जो पी रहे हैं, उसमें आप माइक्रो प्लास्टिक्स पी रहे हैं। टी बैग्स एंड का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, नो, यानी आप जो कह रही हैं। इसमें भी प्लास्टिक है। और ये रिसेंट रिसर्च आई है कि जिनको इरेक्टाइल डिसऑर्डर्स मेल को हो रहे हैं, इरेक्शन नहीं होती, उनके स्क्रोटल और पीनाइल टिश्यू में प्लास्टिक डेपोजिशन पाई गई है। ओह! सो दिस इज डेविस्टेटिंग आवर लाइव्स एंड दीज़ आर एवरीवेयर। साइलेंट किलर्स एंड यू नेवर नो कि दीज़ आर अराउंड यू एंड यू आर हैविंग सच एल्जाइमर्स इतना इनटेक हो एवरी रहा है, डे। इट्स ऑल प्लास्टिक गोइंग इनटू योर ब्रेन्स। वहां जाके प्लास्टिक सेटल हो रहा है। एल्जाइमर्स का तो सुनने में ही नहीं आता था। 100 साल की बूढ़ी अम्मा को पुरानी बातें याद होती थी, नई बातों को तो छोड़ें। ठीक है, तो हमने अपनी लाइफ को फिर हम हर कपड़ा पॉलिएस्टर का पहन रहे हैं, वो हम इनहेल करें। पॉलिएस्टर के तकिए, पॉलिएस्टर की रजाइयां, पॉलिएस्टर के एंड दैट्स गद्दे, नॉट गुड फॉर हेल्थ। एंड वी आर इनहेलिंग। फिर हमारे घरों में वो जो सेंटेड कैंडल्स हैं उनमें थैलेट्स हैं, वो हम ओह! पिए। आई सी। फिर मच्छर मार दवाएं हैं, वो हैं। फिर हम जो फिनाइल और डेटॉल्स और ये सारी चीजें हम सर्फेसिस पे लगा के उनको छोड़ देते हैं कि अब जर्म्स नहीं आएंगे। जर्म्स तो नहीं आएंगे, लेकिन ये आपकी आपने जिंदगी इन्हेल कर तबाह हो लिया। जाएगी। हाँ जी। यस, थैलेट्स हैं सो उसमें, यू पैराबेन। शुड से नो टू इट। वॉश कर दें, या सरफेस को वॉश मतलब कर दें। स्मेल और सेंटेड नहीं, चीजें नहीं होनी चाहिए आपकी नहीं जिंदगी होनी में। चाहिए, दे आर बिल्कुल। हार्मफुल। दे आर वेरी हार्मफुल। ऑल राइट, थैंक या यू फॉर टेलिंग दिस। मतलब कि दिस इज या मच नीडेड इंफॉर्मेशन एंड इट्स अमेजिंग टू हैव यू हियर राइट नाउ एट द पॉडकास्ट। मूविंग ऑन, जब बात करते हैं टाइम ऑफ द मंथ की, so every female goes through a time of the month, and during those days she has to suffer and she has to go through certain hormonal या कुछ changes and mood चीजें भी swings, यूज करनी होती हैं। and then she has to use certain products to या keep herself hygienic, and on the जी, other at the same time how to get through this. So what would you suggest? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हर बच्ची को एजुकेट होना चाहिए इसके बारे में। और जिसको हम सेक्स एजुकेशन कहते हैं, वो सेक्स एजुकेशन नहीं है, उसका नाम बिल्कुल गलत है। आई थिंक उसको बताना चाहिए फिजियोलॉजिकल एजुकेशन, कि फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी क्या है। ठीक है, Right. आपने फिजियोलॉजिकली अपनी बॉडी को कैसे लेके चलना है। फिर जब शादी होती है तो इसको सेक्स एजुकेशन नहीं, इसको एजुकेशन अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ लाइफ ये कहना चाहिए। ये जो जो उसका मिसनोमर है ना, ये नहीं होना चाहिए कि जी ये सेक्स है। इट इज नॉट सेक्स एजुकेशन, इट इज द एजुकेशन ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन अ मेल एंड अ फीमेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड। ठीक है ना, Right. तो Right. इसका नाम ही गलत है। उससे लोग एकदम हो जाते हैं कि अच्छा ये पता नहीं क्या पढ़ाने लगे हैं। ठीक है, That seems to be something vulgar or something like that. यस, इट्स नॉट वल्गर। ये जो एजुकेशन है, ये तो बेटे को बाप को समझानी चाहिए और बेटी को माँ को समझानी चाहिए। True. तो आप जो ये मंथली रेगुलरिटी की बात कर रही हैं, इसमें पहले तो माँओं को, अच्छा, माएँ कभी नहीं बताती इसके बारे में। स्कूल के क्लास फेलो से पता चलता है या गूगल से पता चलता है। माँ को गोद में बिठा के 9-10 साल की उम्र पे बच्ची को बता देना चाहिए। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि माँ को पहले खुद को एजुकेट करना है। हमें नायलॉन के प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने, पॉलिएस्टर के प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने। अब जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इस मंथली रेगुलरिटी में जो यूज़ किए जाते हैं, वो ज़्यादातर पॉलिएस्टर है। उसके अंदर जो रुई है वो भी पॉलिएस्टर है। तो एक बात मैं इधर भी करूँगी कि आजकल बच्चों को जो पैम्पर्स लगाए जाते हैं, दैट इज़ ऑल प्लास्टिक और Oh. इट इज़ एंटरिंग देयर बॉडी। तो ये शुरू से ही प्लास्टिक्स पे डाल दिया है उनको। So पर ठीक बच्चों है? के लिए जो पैम्पर्स है उसकी जगह आप क्या कपड़े का इस्तेमाल करें या खुद बिल्कुल, से बनाएं देखिए मेरी बेबी बेटी पैड्स? के लिए एक स्पेशल तरीका है। आप उसके लिए कॉटन के कपड़े जो कि एब्ज़ॉर्बेंट हों, उनका एक तरीका है। आपको, आप कभी मुझे बुलाएँ तो मैं प्रैक्टिकली बता दूँगी कि Please, वो please. सेंटर में, We are surely going to have another session with you. यस, वो सेंटर में सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है और उसको आप उसके बाहर एक कोई नायलॉन का उसको जो पैंटी है पहना दें कि वो लीक ना लेकिन करे। फर्स्ट लेयर नहीं होनी नहीं चाहिए होनी जो चाहिए। स्किन को टच करती है। जो स्किन को टच करती है। एंड ठीक। दिस इज व्हाट आई एडवोकेट फॉर यंग गर्ल्स। उनको ये प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए जिनमें पॉलिएस्टर है या इस किस्म की कोई और चीजें हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात,
जो आपकी मेल की बॉडी है, उसका पेट पूरा क्लोज़्ड है। आपके लिए भी ये एक नई न्यूज़ होगी कि हमारा जो एब्डोमेन है, इट इज़ ओपन थ्रू वजाइना, थ्रू यूट्रस, ट्यूब्स और ट्यूब्स में सुराख है और नीचे से जर्म्स वो हमारे पेट में ट्रैवल कर सकते हैं। तो प्लीज़ मैं बच्चियों को ये कहूँगी कि साफ कपड़ा लें। वो जो सबसे गंदा कपड़ा घर में मौजूद होता है ना, दे यूज़ इट फॉर एब्ज़ॉर्बिंग द ब्लड, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वॉश करके जर्म कपड़े का फ्री। जर्म फ्री, बिल्कुल जर्म फ्री आप जो है वो यूज़ करें और बेशक उसको दोबारा धो के सुखा लें या अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो दिस इज़ द हेल्दीएस्ट फॉर्म कि कॉटन कॉटन इस्तेमाल करें और उसको वॉश कर लें फिर से। ज़बरदस्त। ये बताएं, सेक्स एजुकेशन की बात की और आपने कहा कि देयर इज़ अ टर्म एज फिजियोलॉजी व्हिच हुँ, इज़ कंसीडर्ड टू बी सेक्स एजुकेशन एंड दैट्स फिजियोलॉजी हुँ, सेशंस। हुँ, तो देयर इज़ अ सोसाइटी, आज के ज़माने में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अंगूठा छाप है, कुछ लोग हुँ। ऐसे हैं जो सिग्नेचर कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपना आईडी कार्ड का भी नहीं मालूम या जिनका अभी-अभी आईडी कार्ड बनना शुरू हुआ है, और देयर इज़ अ लिटरेट सोसाइटी एज़ वेल। लेकिन सेक्स एजुकेशन के मामले में सब एक ही प्लेटफॉर्म पर होते हैं टू सम एक्सटेंट। जब बात करते हैं जिनसी तशद्दुद की, जब बात कर ले फिजिकल टॉर्चर, फिजिकल अब्यूज़ की, या सिक माइंडेड लोग भी कुछ ऐसे हैं जो कि सेक्स को इस तरह से लेकर चलते हैं कि वो एंड में दोनों में से कोई एक ही बचता है। जैसे अब एक इंडियन कपल है कराची में, अ, उस शांति नामी औरत को उसके खावंद ने ही जिनसी तशद्दुद करके उसको मौत की घाट उतार दिया, मौत के मुँह में वो चली गई। अगर किसी लड़की के साथ कोई ऐसा वाक़या होता है या घरों में कोई मैरिड कपल के दरमियान ऐसा कोई रिलेशन चल रहा है जो कि टॉर्चर की हद तक जाता है, तो लड़की अपने आप को किस तरह से रख सकती है बचाकर, या किस तरह से अगर उसके साथ कुछ हो जाए, तो लड़की अपने आप को कैसे मतलब सर्वाइव करे वो, या वो क्या करे कि वो उसका ज़्यादा उसका नुकसान ना हो कि वो मर ही जाए? बेटा ये आपने बहुत ही सेंसिटिव हाँ एक जी, टॉपिक दिस इज़ अ उठाया है एंड सेंसिटिव आई एम टॉपिक। ग्लैड कि यू आस्क्ड मी दिस। ये किसी चैनल पे ये बातें नहीं होती। बेटे एज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं बहुत यंग थी जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गायनी बन गई थी जी, और उस वक़्त से मैं पब्लिक सेक्टर में हूँ, मैं पब्लिक हॉस्पिटल्स में ऑपरेट करती रही हूँ और दिन-रात हमारे पास सेक्सुअली अब्यूज़्ड लड़कियाँ आती थीं, जिनकी वजाइना टोन होती थी, ऊपर तक जो रास्ता वजाइनल स्किन जो कि डायरेक्ट पेट में एंटर होती है, फोर्निसिस हम उसको कहते हैं, वहाँ बड़े-बड़े टियर्स आए होते थे। वो इतना ब्लीड करके आती थी कि हमें 5-6 बोतलें खून की उनको लगानी पड़ती थी। और ये सेक्सुअली अब्यूज़्ड ये ऐसी नहीं है कि वो विक्टिम है और किसी कल्प्रिट ने उनको रेप किया है, ये उनकी वेडिंग नाइट पे होता है, ठीक है? इसीलिए मैं कहती हूँ कि फिज़ियोलॉजी और एनाटॉमी बॉयज़ को भी सिखानी चाहिए और गर्ल्स को भी बतानी चाहिए। बॉयज़ को बताना चाहिए कि उनको कितना जेंटल होना चाहिए, ठीक है? ये जाहिल लोग जानवरों की तरह बच्चियों को इस्तेमाल करते हैं और वो बेचारी नाइब 15 साल की, 16 साल की, 18 साल की बच्चियों की लोग शादी कर देते हैं। उनको क्या पता, उन्होंने तो सोचा भी नहीं होता कि ये होना है हमारे साथ, ठीक है? ये तो आप एजुकेटेड लड़कियों की बात कर रही हैं ना कि वो कैसे बचे और क्या करें। उनको तो पता ही नहीं है कि अभी ये करने क्या लगा है मेरे साथ। दे हैव नेवर बीन टोल्ड बाय देयर मदर्स और फादर्स और देयर सिस्टर्स। इज़ नो सच अवेयरनेस। अपनी बच्ची का जाके हाल पूछें कि उसने क्या किया। बाप जो है अपने दामाद को प्राइवेसी में ले जाके कहे कि मेरी बेटी के साथ जेंटली करना जो कुछ भी तुमने करना है। उसको बोलो भी उसके साथ जेंटली, वो तो कॉन्टैक्ट ही नहीं करता अपने दामाद के साथ, वो तो सर पे बैठे होते हैं आके। आपने पाल के कंधों पे बिठा के उसको पाल-पोस के उसको चूम-चूम के उसको अपनी एक फूल जैसी बेटी को आप किसी के हवाले कर रहे हैं, आप उसके साथ एक सेशन तो करें। बाप को दामाद के साथ बैठ के प्राइवेसी में एक सेशन करना चाहिए कि मेरी बेटी इस चीज़ की आदी है, वो इस तरह मैंने पाली है, उसके साथ जानवरों का बिहेवियर मत करना। ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक बात की आपने। ये बताएँ जो मैरिड कपल्स हैं, अब सेक्स एजुकेशन पे ही हम बात कर रहे हैं, या चलिए फिज़ियोलॉजी चैप्टर की बात कर लेते हैं। जब जिन कपल्स की शादी होने वाली है, जो जिनके दरमियान एक कर्टेसी लेवल है, ठीक है, देयर देयर शुड बी सम कर्टेसी, लेकिन अब जब व्हेन दे हैव टू मीट एंड व्हेन दे ऑब्वियसली हैव टू गेट टू द इंटरकोर्स सेशन टू हैव अ बेबी, एंड दैट्स अ नेचुरल फिनोमेना, जी, सो यू कांट गेट रिड ऑफ इट, बट यू शुड नो कि हाउ टू अटेम्प्ट ऑल दोस एंड हाउ यस। टू गेट थ्रू दिस। सो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि सेशंस होने चाहिए, डॉक्टर्स की काउंसलिंग होनी चाहिए, या माँ बाप की काउंसलिंग होनी चाहिए, या कोई सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि एजुकेशनल सिस्टम्स में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए?
बेटे हमने मेरा है फ्रेंड्स आईवीएफ सेंटर है नेस्पाक एज फेज अ 1 डायरेक्टर में। यू यस, आई एम अ मेडिकल डायरेक्टर जी एंड आई एम एन आईवीएफ फिजिशियन ओवर दैट्स देयर, ग्रेट लाहौर में ये नेस्पाक कॉलोनी में है। हमने वहाँ पे प्री मैरिटल काउंसलिंग के सेशंस ऑफर किए हैं। दैट्स ग्रेट इसमें अगर उनका निकाह हुआ है तो दोनों आ जाएं, क्योंकि उनका निकाह हुआ है, वी कैन टॉक टू देम। हम उनको हर बात सिखाएंगे, हर बात बताएंगे, उनको बताएंगे कि क्या लिमिट्स हैं, कैसे आपने ये प्रोसीजर जो है ये कैसे अचीव कर सकते हैं आप दोनों की कॉन्सेंट के साथ और दोनों को तकलीफ हुए बगैर, राइट ठीक है, और इसके आफ्टर इफेक्ट्स हुए बगैर। और अगर उनकी मंगनी हुई भी है तो लड़की वाले पेरेंट या माँ लड़की को ले आए और बाप अपने बेटे को ले आए, या बेटा खुद आ जाए हमारे साथ। हम अलहदा लड़कों को भी काउंसलिंग कर देंगे। तो हमारे पास काउंसलर्स हैं जो कि बाकायदा उनको समझाएंगे हर चीज़ के डायग्राम्स के साथ, उनको इमोशनल वेलबींग, उनको फिजिकल वेलबींग, उनको हर तरह की वेलबींग के बारे में समझाएंगे कि व्हाट क्या उनको जानना ज़रूरी है इस एक मुकद्दस रिश्ते को, अज़दवाज का जो रिश्ता है जो अल्लाह राइट सुब्हान तआला ने कुरान में एक अज़दवाज के अराउंड ही हर चीज़ को हाउ टू बुना कीप है। इट्स रिगार्ड यस, दैट्स सो ट्रू दिस यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अल्लाह सुब्हान तआला। तो इस यूनिट की हार्मनी, जैसे कि कुरान में कहा है कि आप दोनों एक हैं, कोई चीज़ बीच में हाइल नहीं है। तो इसलिए दे हैव टू बी, इनको एक होना पड़ेगा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली, तो तभी ये गाड़ी if आगे there's a good चलेगी। chemistry in terms of physical, यस, mental, emotional well-being. यस। Anyways, thanks. ये बताएं हाइजीन के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी बिफोर वी रैप अप द पॉडकास्ट टुडेज पॉडकास्ट बट वी आर श्योरली गोइंग टू हैव अनदर सेशन विद यू एंड दैट्स फॉर श्योर। हाइजीन की बात करते हैं, औरतों की हाइजीन, जाहिर है लड़कियों की भी अवेयरनेस होती है कि हाइजीन का ख्याल कैसे रखना है स्पेशली व्हेन दे गेट मैरिड। लेकिन जब लड़कों की हाइजीन की बात करते हैं तो हाउ मच इट्स दैट इम्पॉर्टेंट और उनको कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए और वो कितने केयरलेस तरीके से चलते हैं और ये कितना नुकसानदेह हो सकती है इफ इफ अ मैरिड कपल इज हैविंग एन इंटरकोर्स। बेटे यहाँ मैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस की बात करूंगी। जी आजकल हमारी जनरेशन जो है बहुत पस्ती की तरफ जा रही है, और शादी से पहले बहुत से लड़कियों ने चख लिया होता है सेक्सुअल जी जो एक्सपीरियंस है जी उसको, फर्स्ट एनकाउंटर। अब किसी और को तो वो अप्रोच नहीं कर सकते, तो जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं ज़्यादातर ये बच्चे जाके ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ठीक शादी से पहले। अनमैरिड मर्द अनमैरिड की बच्चे बात जो कर रही हैं, हैं आप, शादी ठीक होने वाली है, तो वो प्रोस्टिट्यूट जो हैबिचुअल सेक्सुअल वर्कर्स होती हैं उनके पास जाते हैं, और उनकी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के जरासीम हैं, हर तरह के जरासीम हैं, और उन बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके यूरिथ्राइटिस हो जाता है, वो सेक्सुअली परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहते, उनके बार बार ऑपरेशन होते हैं, यूरिन नहीं कर सकते, यूरिन का रास्ता बंद हो जाता है फाइब्रोसिस से, इतनी तकलीफ में मतलब ये कई दफा औरतों पे किडनीज में, इफेक्ट कर जाती हैं ये चीजें, मर्दों में, मर्दों में, ठीक लड़कों में ठीक इतना यूरिथ्राइटिस और उनका यूरिन के प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, किडनी इन्फेक्शन तक होने को आ जाती है। अगर यही बच्चे इन्फेक्टेड होके अपनी बेचारी वो नई नवेली दुल्हन जो बेचारी का सारा सिस्टम स्टेरलाइज्ड है, विदाउट जर्म्स है, वो इंट्रोड्यूस कर देंगे वो सारा कुछ उसके अंदर, तो ये तो एक बड़ी खतरनाक सी बात है। वो उसकी सारी पेल्विक इन्फेक्शंस उसको हो यानी ये जाएंगी। वॉश आउट नहीं होते आपकी बॉडी से इफ यू नो, आर इट स्टेज देयर, ठीक है, और वो जाके उसको ट्रांसमिट करेगा। बार बार इन्फेक्शन के साथ जब बच्चियां आ रही होती हैं तो हम उनके हस्बैंड्स को भी एंटीबायोटिक पे डालते हैं कि और इंटेरोगेट करने पे बच्चियां बताती हैं कि जी इसको बड़े टेलीफोन आते हैं और मुझे शक है कि इसकी एक्स्ट्रा मैरिटल गर्लफ्रेंड्स भी हैं। तो ये जो हैबिचुअल लोग होते हैं इनमें डेफिनेटली इन्फेक्शंस होती हैं। that transfers to the female side, यस, लेकिन by the end of the day the female gets blamed for it और ये unknowingly मर्द की तरफ से हो रहा होता है। फर्टिलिटी इफेक्ट होती है और चीजें इफेक्ट हाँ होती जी हैं। और दूसरा ये है कि अगर उसके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस नहीं भी हैं तो बीवी के पास आने से पहले तुम एक बात तो ले लो, नहा तो लो, वॉश तो कर लो अपने पार्ट्स को जो तुमने इंट्रोड्यूस करना है, इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हो तुम उसके अंदर उसकी वजह से। तो ट्रू इसलिए इनको एजुकेट होना पड़ेगा। बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है कि वो उसको आप ट्रांसमिट कर रहे हैं सारा कुछ। अच्छा, दूसरी बात ये है जैसे मंथली रेगुलरिटी है, उसमें आजकल हमारी बच्चियाँ सर्वाइकल कप्स और
टेम्पॉन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। बिल्कुल, टेम्पॉन्स और सर्वाइकल कप्स इसके हवाले से भी मैं आपसे पूछना चाहती थी कि सिंस ड्यूरिंग टाइम ऑफ द मंथ यू हैव टू हुँ, यूज़ सर्टेन प्रोडक्ट्स टू जी, गेट थ्रू द ब्लीडिंग प्रोसेस। जी। लेकिन सर्वाइकल कप और ये जो आप टेम्पॉन्स हैं, हुँ, आर दीज़ सेफ टू बी यूज्ड और नॉट? नो, टेम्पॉन्स के ऊपर ये एक रिकॉग्नाइज्ड कॉम्प्लिकेशन है कि इसमें औरतें मरी हैं। women have died using tampons. कैसे? इसलिए कि टैम्पॉन जो है वो एब्जॉर्ब करता है ब्लड को और फिर उसका फ्लो रोक देता है और यूट्रस के अंदर वो इकट्ठा होता रहता है हुँ, ब्लड। इसकी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक तो ये कॉम्प्लिकेशन है कि अगर कोई भी जर्म, क्योंकि विजाइना स्टेराइल तो नहीं होती, ठीक है? उसमें से यूट्रस में उस कलेक्टेड वार्म ब्लड में एक भी जरासीम चला गया, जो कि स्टेफिलोकोकस ज़्यादा जाते हैं अंदर, तो वो शी बैक्टीरिया। कैन डाई ऑफ टॉक्सिन प्रोडक्शन बाय दैट ऑर्गेनिज्म। टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं वो जरासीम और औरतें मरी हैं मतलब इसके वो साथ। रश आउट हो ही नहीं रहा, फ्लो आउट हो ही नहीं रहा, वो आप टॉक्सिक अंदर जमा कर रहे हैं अपना ब्लड, टॉक्सिक जो शॉक टॉक्सिक सिंड्रोम ब्लड है। इसको कहते हैं। अगर ठीक, आप गूगल पे डालें ना टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, तो ऑलराइट, ये टैम्पॉन की वजह से होता है और यू कैन डाई। आपकी ट्यूब्स बंद हो सकती हैं इन्फेक्शन से, आपका यूट्रस इफेक्ट हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और जो सर्वाइकल कप्स हैं, वो प्लास्टिक के बने हुए हैं। अब आप प्लास्टिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप अपनी वजाइना में। प्लास्टिक में माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, वो एक तो आपके यूट्रस में चले जाएँगे, तो बड़ा कर सकते हैं। फिर ये टैम्पॉन्स और जो सर्वाइकल कप्स हैं, ये फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं, ठीक है? अब क्या होगा कि वहाँ से स्पिल होगा, बैक स्पिल होगा थ्रू द ट्यूब्स इनटू योर एब्डोमेन। राइट, और वो जो ब्लड होता है उसमें फ्रेगमेंटेड उतरी हुई लेयर ऑफ यूट्रस होती है जो कि जिंदा होती है। इट ये गिरती है पेट में और वहां जाके इम्प्लांट हो जाती है। और जब यूट्रस मेंस्ट्रुएट करता है, ये भी पेट में मेंस्ट्रुएट करती हैं और ये कॉज करती हैं एंडोमेट्रियोसिस, जो कि आजकल का बहुत ज्यादा कॉमन इश्यू कॉमन है। कॉमन इशू है। इतनी पेन होती है, इतनी ब्लीडिंग होती है और बच्चा फिर प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये टैम्पॉन्स और जो सर्वाइकल कप्स हैं, मैं इसके स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ और बच्चियों को कहूँगी कि ये इसको इस्तेमाल ना करें। ठीक हो गया। और जो नॉर्मल पैड्स हैं, जो कि दस्तयाब होते हैं मार्केट्स में, वो किस हद तक सेफ है? बेटे, अगर आप बहुत हैवी फ्लो है, तो आप एक एंड पे कोई पैड को रख लें कि वो हैवी फ्लो को कर ले, लेकिन डायरेक्ट आपकी बॉडी के साथ जो कॉन्टैक्ट होना है जिस चीज़ का, वो कॉटन होना चाहिए। वो एब्ज़ॉर्बेंट कॉटन आप कोई आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे जो गॉज़ेज़ मिलती हैं स्टरलाइज़्ड प्योर कॉटन की, स्टरलाइज़्ड होती हैं, राइट, वो आप यूज़ कर सकते हैं कि आप पहले उसकी लेयर्स काफ़ी सारी लगा लें और देन यू कैन यूज़ अ पैड जो कि अगर आपको हेवी फ्लो है तो वो एब्ज़ॉर्ब कर ले। ठीक हो गया। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू फॉर कास्टिंग लाइट ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज़। ये मामला तो चलता रहेगा। दिस इज़ एन अनएंडिंग कन्वर्सेशन व्हिच वी विल डेफिनिटली कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। बट टिल देन, थैंक you for being part of the show and thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.